आज है हफ्ते की एक्सपायरी का अहम दिन और हरे निशान के साथ शुरुआत के आसार एसजेएक्स निफ्टी से। तो मजबूत खुलने के बाद बड़ा सवाल ये कि क्या लाइफ टाइम हाई 15,915 बेहद नजदीक है, पहुंचेंगे, पार करेंगे, छुएंगे, फिसलेंगे, टिकेंगे, ऊपर जाएंगे? ढेर सारे सवाल है, इन सबके जवाब है तैयार। आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से इन्हीं सभी सवालों पर उनकी राय और साथ ही जो कुछ बेहतरीन नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और आगे का आउटलुक कैसा दिख रहा है उस पर भी करेंगे चर्चा। सबसे पहले बताएं सर, आज के लिए ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? ट्रिगर्स ठीक है, मिले जुले, कोई खराब नहीं तो बहुत अच्छे भी नहीं। अमेरिकी बाजारों में 44 अंकों की तेजी रही। जब हम बंद हुए तो 40 अंक नीचे थे, तो उस लिहाज से 80-85 अंकों की तेजी अमेरिकी बाजारों से हमारी क्लोजिंग से लेकर अब तक की, और उसी की भरपाई लगभग जितनी तेजी हुई है उतना ही नुकसान आपको 60-70 अंकों का डाउ फ्यूचर्स में दिखेगा। तो उस लिहाज से एकदम न्यूट्रल संकेत है। नेस्डेक भी मुश्किल से हल्के से लाल निशान में बंद हुआ है, 30-32 पॉइंट, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। इन्फोसिस ने वही किया है जो टीसीएस ने किया है। नतीजे मिले जुले और गाइडेंस दमदार। विस्तार से करेंगे बातचीत। और आज दो और दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे हैं, विप्रो, एल&टी इन्फोटेक, इनके नतीजों पर भी रखेंगे नजर। बीएमएल की स्ट्रेटेजिक बिक्री को लेकर आज आईएमजी की एक अहम बैठक होने जा रही है। देखते हैं इसमें क्या कुछ आज डेवलपमेंट निकल कर आते। तो ये सारे वो हैं ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है आज नजर। बिल्कुल सर, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं और वीकली एक्सपायरी का दिन है, उस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगा सर। पर एक बार जरा ग्लोबल मूड माहौल का भी चेक ले लेते हैं। S&P 500 ने तो नया रिकॉर्ड बनाया एक बार फिर से। डाउ भी ठीक ठाक क्लोज हुआ सर। और ये जो पावेल साहब के कमेंट्स आते हुए दिखे हैं, थोड़ा बाजार को सहारा देने की उन्होंने कोशिश करी है। कैसे देखें सर, जो थोड़ी सुस्ती का माहौल है और उसके साथ ही पावेल साहब के कॉमेंट्स को? देखिए, पावेल साहब ने कुछ भी नया नहीं किया कहा और कुछ भी नया नहीं किया, और इसलिए अमेरिकी बाजारों ने भी किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। ठीक है, पावेल साहब ने क्या कहा? देखो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन थोड़े समय के लिए वापस नीचे आ जाएगा, चिंता न करें, सबको पता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि फिलहाल ब्याज दरें बढ़ाने का कोई समय आया नहीं है, वक्त है, सबको पता है। तीसरा, राहत पैकेज वापस लेने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, खामोश है, ये भी सबको पता है। तो ऐसे में नया तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, नया कुछ किया नहीं। तो ऐसे में जब कुछ भी नया ना हो तो जिस तरह का उम्मीद या डर, दोनों आपको हो कि अमेरिका में कुछ बड़ा होगा, उम्मीद ये कि बड़ी तेजी होगी उनके बयान के साथ, या डर कि उनके बयान के साथ कुछ खास कमजोरी होगी, वैसा कुछ भी नहीं है। इकोनॉमी में रिकवरी ठीक है, वो कहते हैं ना कि स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में है, वैसा हाल उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की रिकवरी आ रही है लेकिन अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। तो एग्जैक्टली मतलब उन्होंने एक एक शब्द को नाप तोल कर बोला है कि ताकि न बाजार ऊपर जा पाए न बाजार नीचे जा पाए। तो और बाजार ने भी वैसा ही किया है जैसा चेयरमैन साहब ने कहा है, इसलिए एकदम सीमित दायरे में रहे, छोटी रेंज में रहे, हल्के फुल्के लाल हरे निशान में दोनों ही नेस्डेक, S&P वगैरह ये सब बंद हो गए। हाँ, एक चीज़ जरूर इंटरेस्टिंग अमेरिकी बाजारों में दिख रही है और वो 2 दिनों से दीप, वो है कि इनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो रसेल, वो 2 दिनों में 3.5-4% गिर गया है। तो थोड़ी ब्रॉडर मार्केट में बड़े लंबे समय बाद अमेरिकी बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आते हुए दिखे। कल भी 1.5-2% गिरा था और परसों 2% गिरा था। तो थोड़ा सा इंडिकेशन वहां से अच्छा नहीं आ रहा है अमेरिकी बाजारों में कि ब्रॉडर मार्केट में, मतलब ऊपर देखेंगे तो तेजी दिखेगी या सुस्ती दिखेगी, अंदर थोड़ा कमजोरी का संकेत पहली बार लंबे समय बाद मैंने देखा है कि 2 दिनों में ब्रॉडर मार्केट इतना कमजोर हुआ हो अमेरिका में। जनरली ऐसा होता नहीं है। तो यह हल्की सी कमजोरी के संकेत वहां से आप ले सकते हैं। बट अदरवाइज फेड चेयरमैन ने साफ साफ ये कहा है कि कुछ भी बदलने वाला है नहीं। अब आइए, प्रोडक्शन कट को लेकर जो कुछ भी कच्चे तेल को लेकर चल रहा है उसमें भी किसी तरह की कोई डील हो नहीं पाई है, और डील नहीं होने की वजह से कच्चा तेल थोड़ा $2-2.5 नीचे आकर $75 के नीचे आया। ये एक अच्छी राहत वाली खबर है, लेकिन इस पर बहुत भरोसा आप कर नहीं सकते कि अल्टीमेटली क्या होगा। यूएई और सऊदी अरब के बीच में समझौता हो जाएगा, नहीं होगा, अभी तक तो बात चल रही है, बात बिगड़ भी रही है, बात बन भी सकती है। तो कच्चा तेल ठीक है, थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है इन सब के बीच में, लेकिन आज शुरुआत करने के लिए संकेत, अगर कच्चा तेल आपका 2-2.5% नीचे हो, $74 के आसपास आ जाए, अमेरिकी बाजारों में सुस्ती का माहौल हो, फेड चेयरमैन साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे बाजार का मूड माहौल बदले। जब कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसमें बदलाव के संकेत ना हो, तो फिर आपको बाजारों को एक ही तरीके से देखना चाहिए, और वो बाजारों के ट्रेंड के लिहाज से। और बाजारों में, अमेरिकी बाजारों में ट्रेंड तेजी का है और ऐसे में सुस्ती को भी तेजी की तरफ ही मानकर चले। तो ओवरऑल अमेरिकी बाजार परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई दूर दूर तक फिलहाल चिंता की बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं। दी
क्लियर है सर, तो कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, मूड माहौल भी ठीक है, थोड़ा सुस्ती है, बट हमारे बाजारों के अपने फैक्टर्स हैं जिन पर वो रिएक्ट करेंगे सर। आज के सेटअप पर भी आपसे चर्चा करनी है सर, और आज के बाजार की रेंज को लेकर भी कुछ सवाल हैं, पर उससे पहले थोड़ा जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है उस पर मैं टच करना चाहूंगा सर, और फिर रेंज की बात करेंगे। एक तो इन्फोसिस, जैसा आप भी कह रहे थे सर, बाकी आईटी कंपनीज की तरह से नतीजे ठीक ठाक थे, थोड़े मिले जुले, बट दमदार गाइडेंस आती हुई दिख रही है सर आईटी कंपनीज की तरफ से, और कल माइंट्री में तो 8% का उछाल हमने देखा है। कैसे समझे इस एक्शन को? दीप, ये नतीजे और ये गाइडेंस आपको कुछ कह रहे हैं और वो आपको समझना और करना चाहिए, और वो ये कि वित्त वर्ष 2022 ये साल आईटी कंपनियों के लिए बेहद दमदार रहेगा। और पिछले एक महीने में जितनी 3 या 4 आईटी कंपनियों की न्यूज़ पर व्यूज़ में मैंने बातचीत की, सबसे एक बात समझ में आ रही है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है, छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों के लिए। टीसीएस में सेम वही हुआ, नतीजे मिले जुले थे और गाइडेंस दमदार। इन्फोसिस सेम वही हुआ, नतीजे मिले जुले थे, गाइडेंस दमदार। आप देखिए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 4.5% से ज़्यादा की मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा 10 सालों में आई है। इससे बढ़िया नंबर क्या हो सकता है। मार्जिन्स थोड़े से दबाव में रहें, वो एक हल्की सी आप चिंता की बात कर सकते हैं। और वैसे भी आप देखिए गाइडेंस जो इन्फोसिस ने अपना बढ़ाया है, 12 से 14% पहले था, उससे भी बढ़ाकर 14 से 16% कर दिया। हालांकि जो मार्जिन्स का गाइडेंस है उन्होंने नहीं बढ़ाया, उसकी वजह एक समझिए कि आईटी कंपनी में सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है मैन पावर की, सैलरी की, और सैलरी और वेजेज कॉस्ट जो है वो अब कम होने वाली है नहीं। जिस तरह से टीसीएस 40,000 फ्रेशर्स भर रहा है, छोटी मोटी कंपनियां 500, 1000, 2000 लोग भरने के लिए तैयार बैठी हैं। टैलेंट का जबरदस्त क्रंच तो नहीं कहूँगा, कमी है इस वक्त आईटी सेक्टर में। ऐसे में आपके लिए नेचुरली 15 से 20% अगर हायरिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाए, वेजेज आपकी बढ़ जाए, सैलरी बढ़ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मार्जिन्स और बढ़ा पाना या मेंटेन कर पाना आईटी कंपनियों के लिए चैलेंज रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब बिजनेस है और नेचुरली अगर बिजनेस आ रहा है और बड़ा पैसा आ रहा है, तो फिर मार्जिन से आधा परसेंट 1% कम या ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज़रूरी ये है कि आपके लिए बिजनेस बढ़े, और वो बिजनेस बढ़ने के पूरे संकेत टीसीएस ने भी दिए हैं, इन्फोसिस ने भी दिए, माइंट्री जैसी छोटी तो नहीं कहूँगा, मिड कैप कंपनियों ने भी दिए हैं। और कल या परसों मंडे को हमने शायद बात की थी, हाँ, इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी की मंडे या ट्यूसडे को, उन्होंने भी दमदार संकेत दिए। तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे सेक्टर में आपको जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। ऐसे में नतीजों के बाद अगर किसी तरह की कोई कमजोरी, प्रॉफिट और बुकिंग आती है, किसी तरह की कोई कमजोरी आती है, तो मुझे लगता है साल भर के व्यू के हिसाब से, 6 महीने की व्यू के हिसाब से आईटी सेक्टर आपको एक एंट्री का बहुत बेहतरीन मौका देगा। सेफ स्टॉक है। देखिए सबसे बढ़िया बात है कि इन कंपनियों में एक अच्छी चीज़ ये, तेजी और मंदी के साइकिल का बिजनेस साइकिल पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। मार्केट के लिहाज से पड़ता है कि मार्केट चलेगा तो सब चलते हैं, घटता है तो सब घटता है, लेकिन मार्केट के अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई खास फर्क इन पर नहीं पड़ता। इनका बिजनेस लगभग हर वक्त अच्छा ही रहता है, एक्सेप्ट बहुत ही इकोनॉमी खराब हो जाए दुनिया भर की, तो अलग बात है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं और ये आईटी सेक्टर की रीरेटिंग करेंगे। दीप, सबसे बड़ी बात क्या है, लाइफ टाइम हाई के आसपास आप जब है तो आपको कुछ तो ऐसा चाहिए ना जो बाजार को संभाले। और आईटी के अगर 6 स्टॉक निफ्टी में हो तो ये 6 स्टॉक निफ्टी को संभालने के लिए आगे बहुत काम आएंगे। लिख के रख लीजिए, ये 6 स्टॉक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एक और भूल गया, तो ये 6 स्टॉक हैं जो आपके लिए बेहद काम आने वाले हैं आईटी के लिहाज से, आपको संभालने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया संकेत है। जो रिजल्ट्स के साथ जो गाइडेंस आ रहा है इन कंपनियों का, वो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। बिल्कुल सर, तो आईटी से तो पूरा बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिख रहा है। कल भी सहारा दिया था विप्रो के, आज नतीजे आएंगे और कल नतीजों से पहले टॉप गेनर था निफ्टी का 7% की तेजी के साथ। इन्फोसिस, एल&टी टेक, ये भी नतीजों पर आज रिएक्ट करेंगे। तो सर आईटी पर तो फोकस है ही, पर जो न्यू एज कंपनीज हैं उन पर भी फोकस है, वहां पर कल एक्शन था। एंड ऑफकोर्स जोमैटो की आईपीओ पर भी फोकस है। पहले दिन पूरा सब्सक्रिप्शन हो गया और रिटेल सब्सक्रिप्शन भी लगभग 2.25 गुना होते हुए दिख रहा है सर। पर अभी भी लोगों के सवाल उठ रहे हैं, पैसा लगाएं या नहीं, किस तरह से कंपनी को वैल्यू करें, लॉस मेकिंग कंपनी है, आगे की चाल कैसी रहेगी। एक बार जरा जोमैटो आईपीओ पर फिर से अपनी राय दे दें। दीप, यही एक दुविधा है, इस कंपनी को वैल्यू कैसे किया जाए, और लॉस मेकिंग कंपनी को वैल्यू करना अपने आप में आसान काम नहीं है। और ये दुविधा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इस तरह के आईपीओ पहली बार लिस्ट हो रहे हैं। देखिए पहली बार मार्केट में उतर रहे हैं स्टार्टअप्स, जिन्हें आप यूनिकॉर्न कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं। ये वो कंपनियां जो अपने तरह की अलग ही कंपनियां हैं, पहली बार आ रही है। बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल आपको सपोर्ट नहीं करते हैं।
बेसिकली इसमें आप पास्ट और प्रेजेंट पर कोई कॉल नहीं ले सकते हैं। इस तरह के आईपीओ में आपको एक फ्यूचर का एजम्पशन लेकर चलना होगा। फ्यूचर का एजम्पशन लेकर अगर आप चलना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव साइड पर ये देख सकते हैं कि भाई देखिए बहुत बढ़िया बेस बना लिया है। आज जोमेटो के बगैर शायद बड़े शहरों में लोग कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होगा, कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी की आदत इतनी पड़ चुकी है। जोमेटो और स्विगी के बगैर शायद आप सोच नहीं सकते। बिजनेस बढ़ने वाला है। इंटरनेट यूजर्स जो हैं हिंदुस्तान में, उसका 7-8% लोग ही हैं जो अभी तक ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ऑर्डर करते हैं। अमेरिका में आप देखेंगे तो 38% है, चाइना में 53% है। तो उसके मुकाबले में अभी मार्केट बहुत बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देती है कि साइज बनेगी, अर्ली मूवर एडवांटेज मिलेगा, वो सब होगा। सामने नेगेटिव क्या है भाई, ये सारे स्टार्टअप्स और इस तरह की टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां होती हैं इसमें डिस्ट्रप्शंस बड़े फास्ट होते हैं। आपने कई सारे एग्जांपल्स देखे, नए नए खिलाड़ी आते हैं, बिजनेस बनाते हैं और अचानक से कोई एक बड़ी कंपनी आकर उन्हें खा जाती है। इस केस में अमेजोन का नाम लिया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी अगर इसमें उतरने का गंभीर रूप से सोच ले तो वो पूरा पैसा लगाकर कर भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास डेटा बेस बहुत बड़ा है। या हो सकता है उसे एक्वायर भी कर ले। कौन सी बड़ी बात है आगे चलते हुए कि भाई जो कंपटीशन में उसी को साथ में ले लो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के आईपीओ में सिंपल चीज़ ये है, आपको ये सोचकर लगाना है कि मैं हाई रिस्क वाली कंपनियों में पैसा लगा रहा हूं। इसमें पैसा बड़ा बन भी सकता है और पैसा जा भी सकता है, दोनों चीजें। अगर मॉडल सक्सेसफुल हुआ, कोई बड़े प्लेयर ने आके खरीद लिया या नहीं खरीदा, वो कंपटीशन में नहीं टिक पाया, तो ये कंपनियां काफी अनाप शनाप पैसा बनाकर भी दे सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका पैसा थोड़ा रिस्क पर भी आ सकता है। इसलिए इन आईपीओ को ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने के लिए ही मैंने कहा कि जिनके रिस्क लेने की ताकत है। जनरली देखिए, सेकेंडरी मार्केट में आपको स्टॉक खरीदते हैं, नुकसान हो जाता है तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि ठीक है मार्केट के साथ ऊपर नीचे हो गया। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ में आप हमेशा ये कंफर्ट चाहते हैं कि कम से कम मेरी इश्यू प्राइस के नीचे तो स्टॉक न जाए। स्टेबल मार्केट में, कोई मार्केट बहुत खराब हो गया तो अलग बात है। तो उस लिहाज से लिस्टिंग पर बहुत जूस नहीं छोड़ा है, बहुत जगह नहीं छोड़ी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक चांस लेना चाहिए, छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी ट्रैक करेंगे तो समझ में आएगा कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। और सबसे बड़ी बात, आप जोमेटो में पैसा सिर्फ जोमेटो के हिसाब से न लगाएं, बल्कि इस हिसाब से लगाएं कि कोई पेटीएम, कोई मोबीक्विक, 25 और इस तरह के जो स्टार्टअप्स वाले आईपीओ आकर लिस्ट होंगे, उन आईपीओ को आपको देखने की, समझने की आदत पड़ेगी। लॉस मेकिंग आईपीओ में किस तरह से पैसा किन कंपनियों में लगाना चाहिए, किन कंपनियों में नहीं लगाना चाहिए, यह आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने कहा जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके रखें, सीखने समझने के लिए आज से भी, और इस बीच में पैसा बन जाए तो भी अच्छी बात है। दो एक्सट्रीम व्यू है इस आईपीओ पर। कुछ लोगों को बिल्कुल नापसंद है, कुछ लोगों को बहुत पसंद है। अपने अपने रिस्क एपेटाइट पर जो पैसा लगा रहे हैं वो ऐसे फंड लगा रहे हैं जो एग्रेसिव है, रिस्क लेने की ताकत रखते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पैसा न लगाएं, लेकिन रिस्क लेने की ताकत के साथ लगाएं। ओवर कॉन्फिडेंट होकर न लगाएं कि बड़ा पैसा बन ही जाएगा, तुरंत बन ही जाएगा। आपको इंतजार करना पड़ सकता है, और जल्दी बन जाए तो नुकसान क्या है। सो इसलिए आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। जी जी बिल्कुल सर, तो एक छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क एपेटाइट रखनी पड़ेगी। वैसे भी मिलना तो एक ही लॉट है, तो उसके लिए बिड जरूर लगाएं, बट थोड़ा रिस्क एपेटाइट रखकर इसके लिए आप लगा सकते हैं पैसा। चलिए, तो जोमेटो पर नजर रहेगी आज किस तरह के सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हैं। पर सर आज का सेटअप भी समझना है, और उससे पहले एक बात, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, अगर आप पिछले 6 वीकली एक्सपायरीज का ट्रेंड देखें तो बहुत ही सीमित दायरे में बाजार रहा है। 15,700 के करीब ही आपने वीकली एक्सपायरीज देखी। एक मंथली एक्सपायरी के दिन थोड़ा और एक्शन था, बट अदरवाइज इसी रेंज में रहा है। कल रेंज के अपसाइड तक जाते हुए दिखा था बाजार, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करें कि आज फाइनली वो रेंज टूट सकती है? एक्सपायरी के दिन के लिहाज से तो डीप यस। पिछले 6 एक्सपायरी आपने बड़ी सुस्ती देखी और 15,700 के इर्द गिर्द देखी। आज जो संकेत है उसको देखकर तो आप मानेंगे निश्चित तौर पर, कम से कम मैं तो मान रहा हूं कि 15,700 के आसपास तो एक्सपायरी होगी नहीं। डेटा तो ये बता रहे हैं कि 15,800 के नीचे भी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। तो एक्सपायरी के लिहाज से देखेंगे तो आपको एक आज ब्रेकआउट मिलने के पूरे चांसेस है। वैसे भी आप देखिए 15,853 पर कल जो हम बंद हुए, ये अब तक की तीसरी सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है निफ्टी की। लाइफ टाइम हाई के लिहाज से नंबर 1, 2, 3 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल वाली ये है। तो अब इससे बड़े आपको क्या चाहिए, मतलब है तो आप मजबूती हैं। और ऐसे में एक्सपायरी के लिहाज से भी आपको एक ब्रेकआउट आने के संकेत हो रहे हैं। 15,700 के आसपास या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हुई नहीं है। आज तो 15,800 के ऊपर एक्सपायरी होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, अभी तक तो कम से कम है। तो मेरे ख्याल से एक्सपायरी के लिहाज से आपको एक ब्रेकआउट मिल सकता है। देखिए बाजार कोशिश पूरी कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि बार बार नॉक 15,915 पार करना है, 35,825 पार करना है।
कम से कम 5-6 बार उस लेवल के आसपास उस रेंज में आ चुके हैं। शूटिंग रेंज जिसको बोलते थे कि बस यहाँ से अब आपको गोली मारनी है, लेकिन वो हर बार मतलब या तो गोली मारने का मन नहीं होता या निशाना चूक जाता है। वैसा वाला हाल हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब आप देखिए कल भी 35,800 के आसपास निफ्टी पहुंचा, टच भी किया। 15,900 के आसपास निफ्टी कल भी पहुंचा है, 15,777 उसके आसपास ही हो गया। अब देखिए कब 15,877 माफ कीजिएगा, तो अब कब पार होता है वो एक अलग बात है, लेकिन आप बहुत नजदीक उस रेंज के हैं जहां पर आप उस रेंज को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और धीमे धीमे बाजार मजबूती बनाता है। देखिए एक मजबूती का संकेत आपको आया है बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पिछली बार की जो क्लोजिंग बनाई थी हाईएस्ट इस रनअप की, वो 15,575 की थी। उसके ऊपर 3 बार अब और बंद हो चुका है। अब हाईएस्ट क्लोजिंग आपकी 15,771 की हो चुकी है। तो पहले बैंक निफ्टी ने संकेत दिया कि मैं ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा हूं पुरानी रेंज से। अब आपको आज एक्सपायरी के तौर पर निफ्टी संकेत दे सकता है कि मैं बड़े दिनों बाद 15,000, 6 हफ्तों के बाद 15,700 के आसपास बंद हो रहा था, अब 15,800 के ऊपर हो रहा हूं। हो सकता है उसके बाद तीसरा संकेत आपको बैंक निफ्टी की तरफ से आए, बहुत हो गया अभी 15,900 के आसपास अटकना, चलो अब अटकना है तो आगे अटकेंगे 16,000 के आसपास, कम से कम यहाँ से 100 पॉइंट तो और बढ़े। निफ्टी भी यही कर सकता है कि अटकने के लिए 35,700, 35,800 बहुत हो गया, अब अटकने के लिए 36,500, 36,700 की रेंज में पहुंचना है। तो ये संभावनाएं बन रही है, लेकिन जब तक आप ट्रेडिंग रेंज को पार न करें, ये एक संभावना है। पूरा मूड माहौल है, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स का साथ चाहिए सिर्फ। बाकी देखिए लोकल ट्रिगर्स हमारे पास इतने मजबूत नहीं है दीप कि हम इनको बड़े लेवल्स को पार करके आराम से टिक जाएं। या तो डाउ फ्यूचर्स 100-150 पॉइंट आज चढ़ जाएं। पावेल साहब का आज फिर से कांग्रेस में बयान है, देखते हैं क्या कुछ वहां से अगर और कोई अलग संकेत आते हैं, बट मोटा मोटी आ चुके हैं। तो थोड़ा ग्लोबल मार्केट से जोश चाहिए इन लेवल्स को पार करने के लिए। रेंज के बेहद नजदीक हैं, तो होपफुली आज एक्सपायरी थोड़ी आपको 15,800 के ऊपर मिले तो कुछ अच्छे संकेत और आते हुए दिखेंगे। जी दीप। बिल्कुल सर, तो चलिए आशा करते हैं कि आज क्या फाइनली रेंज ब्रेकआउट आ सकता है या नहीं। कल भी नए रिकॉर्ड से ज़्यादा दूर नहीं था निफ्टी, आज भी एसजीएक्स निफ्टी तो उन्हीं लेवल्स के करीब ट्रेड कर रहा है। देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। आइए सर फिर आज का सेटअप समझाएं, आज के संकेत आपको क्या कह रहे हैं। आज के संकेत दीप ग्लोबल संकेत न्यूट्रल हैं। एफआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर आए हैं। 2-3 दिनों से पॉजिटिव होने के बाद आज थोड़े से नेगेटिव हुए हैं। घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव होते हुए दिखे, एक स्टेप बेहतर होते हुए दिखे। वायदा कारोबार के संकेत पिछले 2 दिनों से हम पॉजिटिव बोल रहे थे, आज न्यूट्रल होते हुए दिखे, एक नॉच नीचे है। ये सेंटीमेंट और ट्रेंड आपका पॉजिटिव था, है और अभी रहने वाला है। 15,725, 15,775 आज दिन के लिए तुरंत प्रभाव से सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 15,650, 15,675 मजबूत खरीदारी का जोन आएगा नहीं, आए तो छोड़ना नहीं। निफ्टी ऊपर की तरफ 15,880, 15,915 ये वो रेंज है जहां बाजार थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर सकते हैं। इसको पार करके टिके तो जाहिर सी बात है नया लाइफ हाई बनाएंगे, तब 15,950, 16,000 की तरफ जाने की कोशिश होगी। वो बिकवाली की जगह होगी जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग भी करें और बेचे भी। बैंक निफ्टी 35,350, 35,450 ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट जो है दिन के लिए, और खरीदारी की रेंज भी ये टूटने वाली है नहीं। फिर भी एक्सपायरी का दिन है, एक बड़ी रेंज आपके हाथ में होनी चाहिए और उसके नीचे 35,150, 35,300 ब्लाइंड बाय जोन के तौर पर आता दिख रहा है बैंक निफ्टी में। ऊपरी रेंज 35,775, 35,825 बार बार यहीं जाकर हम अटक रहे हैं, आज भी एक बार वहां अटक सकते हैं। उसको पार करके निकले तो 35,950, 36,100 अगला टारगेट होगा, लेकिन वहां रुकेंगे नहीं। रुकने के लिए आपको 36,400-500 तक की जगह बनेगी, 36,300 से 36,500 तक की जगह बनेगी। फिलहाल आज के लिए इतने लेवल आपके लिए ये आते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारे लेवल से दीप आपके लिए बड़े जोन के तौर पर। जी बिल्कुल सर, तो ये तो रही बड़ी जोन आज की। दिन के लिहाज से ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर? दिन के लिहाज से ट्रेडिंग रेंज 15,815, 15,880 ये दिन की छोटी रेंज मानकर चलें। 15,775, 15,915 दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इसी रेंज में वक्त बिता दे, लेकिन एक्सपायरी का दिन है तो एक और रेंज आपके हाथ में होनी चाहिए बड़ी वाली, 15,725, 15,950। 15,915 के ऊपर निकल कर टिके तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी 15,950, 16,000 की रेंज में ले जाने की कोशिश निफ्टी को कर सकती है। बैंक निफ्टी 35,450, 35,825 दिन की छोटी रेंज है। 35,350 और ऊपर की तरफ 35,950 दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है इसी रेंज से हम काम चलाएंगे। बड़ी रेंज हैंडी रखिए एक्सपायरी के दिन के लिहाज से 35,225 से 36,100 की आपके लिए निकल कर आती है। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में ज़्यादा बदलाव नहीं है, 1% बढ़कर आया है। एफआई ने इंडेक्स में खरीदारी की है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी। पुट कॉल रेशियो 1.10 से बढ़कर 1.23, तो आज इसीलिए हमने दीप
न्यूट्रल दी है वायदा कारोबार के संकेत, क्योंकि पुट कॉल रेशियो 1.1 पर मेरे लिए बहुत ओवरसोल्ड के नज़दीक था। 1.23 पर ओवरबॉट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब वो न्यूट्रल है, कंफर्टेबल है, लाइट है, कंफर्टेबल है, ओवरबॉट नहीं है, लेकिन ओवरसोल्ड भी नहीं है। तो ये आपके लिए पुट कॉल रेशियो। इंडिया विक्स में आज भी कोई बदलाव नहीं है, कल भी कोई बदलाव नहीं था, तो 2 दिनों से वॉलेटिलिटी कम होने के संकेत विक्स से आते दिख रहे हैं। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये तो रहा आपके लिए जोन्स और एफआईएस पीसीआर के संकेत। अब एग्जिस्टिंग पोजीशंस के बारे में बताएं सर, क्या करना चाहिए आज? एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए आज से दीप देखें तो आप 15,675 ये स्टॉप लॉस रखिए। आज मैं स्टॉप लॉस चेंज नहीं कर रहा हूँ, कल करूंगा। आज एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो मैं इस स्टॉप लॉस को 15,725 तक तो ले ही आता खींचकर, लेकिन एक दिन और देख लेते हैं, एक्सपायरी का दिन निकल जाने दे, वो ज़्यादा ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस 35,200 का है, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर दूर है, मैं जानता हूँ, लेकिन वही रखना ठीक है। और अगर आपको फिर भी छोटा रखना है तो 35,400 का रखें। जैसे आपकी एंट्री पॉइंट है, जिस लेवल की आपकी बैंक निफ्टी की कॉस्ट है, उस लिहाज से आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा, और रिस्क लेने की ताकत है उस लिहाज से थोड़ा सा एडजस्ट कर लें आप स्टॉप लॉस को। तो जिनको छोटा रखना है 35,400 का रखें, जो डीप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 35,200 का लगाएं, ताकि आपका ट्रिगर ना हो। शॉर्ट साइड पर लगातार पिछले हफ्ते दो हफ्ते से एक ही स्टॉप लॉस आ रहा है, 15,925 आज भी वही है, 35,850 आज भी वही है। इन लेवल के ऊपर निफ्टी निकले, बैंक निफ्टी निकले तो काट लीजिए अपनी शॉर्ट पोजीशन को, और काटने के बाद वापस से और खरीदारी डबल भी कर ले, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस लेवल को हम बार बार निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं, जब टूटेगा तो फिर बढ़िया से टूटेगा, मजबूती से टूटेगा। तो 15,925 निफ्टी का है और 35,850 ये स्टॉप लॉस भी लिख लीजिए क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी का आपके लिए। जी दी। क्लियर है सर। तो ये आपके लिए लेवल्स हैं मौजूदा पोजीशंस के लिए जो निकल कर आ रहे हैं। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह देंगे सर? निफ्टी खरीदिए 15,725 के स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश खरीदारी जो आप करना चाहते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी ऊपर दिख रहा है। अगर नीचे खुल रहा होता तो मैं ये कहता आपको कि तुरंत ही खरीद लीजिए, जहाँ खुले वहीं पर। 15,880 आपका पहला टारगेट, 15,915, 15,950 और 15,975 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं या जो शॉर्ट है, अब वो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ खींच ले 16,000 के आसपास। एक बार आप चांस लेना चाहें 15,900, 915 के आसपास तो फ्रेश बिकवाली भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 16,000 का होगा। 15,835, 15,820, 15,790, 750 और 725 ये सारे टारगेट्स हैं शॉर्ट साइड पर आपके लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी खरीदना है आपको 35,350, 35,450 की रेंज में आज मिले तो मौका मत छोड़िएगा, ले लीजिएगा। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा दूर का दे रहा हूँ, डरिए घबराइए मत, वहीं लगाइए और खरीद लीजिए 35,150। 3 दिन पहले हमने आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय दी थी, 35,800 तक के सारे टारगेट्स आ गए, और 2 परसों आपको 35,800, 35,700 की रेंज में प्रॉफिट बुक करने के लिए भी कहा है, तो वहाँ से बढ़ भी नहीं रहा है। तो फिलहाल खरीदें आप 35,350, 35,450 की रेंज में। 35,150 का स्टॉप लॉस है। 35,575, 675, 775 और 825 ये चारों टारगेट हैं जिनके लिए आपको खरीदारी करके होल्ड करना है। एग्रेसिव ट्रेडर आप हैं तो सिंपल आप स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर ले लें और बैंक निफ्टी में खरीदारी कीजिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 35,400 का। ऊपर की तरफ टारगेट जो बनेंगे वो 35,775, 35,825। अभी जो लेवल्स दे रहा हूँ मैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दे रहा हूँ, 35,775, 35,825, 35,950, 36,100 और 36,250 ये सारे टारगेट है। अगर 35,400 नहीं टूटता है बैंक निफ्टी पर तो फिर आप 36,000 के पार भी जाते हुए देखेंगे बैंक निफ्टी को, और 36,250, 36,300 तक का रास्ता बैंक निफ्टी के लिए खुल सकता है। अब आइए शॉर्ट साइड पर। बैंक निफ्टी बेचिए आप 35,950, 36,100 की रेंज में ड्रीम लेवल है, अगर आ जाए मिल जाए तो वहाँ पर एक चांस लीजिए। 36,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 35,850, 35,775, 675, 575 और 35,500 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है बिकवाली। 35,850, 775, 675, 575 और 500 ये सारे लेवल्स हैं। जो अदरवाइज आप जो बेचना चाहते हैं, ये तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए हुआ, और इसके अलावा जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं जो बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं वो सीधा 35,850 का स्टॉप लॉस रखें, अगर आपकी पुरानी शॉर्ट पोजीशन है तो भी, और नया भी अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो 35,850 के ऊपर शॉर्ट ना रहें, उसके पार निकले तो आप शॉर्ट भी काट लें, लॉन्ग भी करें, और अगर वो लेवल नहीं टूटता है तो 35,575, 450,
375, 300 और 35,225 तक के टारगेट आपके लिए बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आ सकते हैं। इन पर करना है आपको फोकस। जी दी। बिल्कुल सर, तो ट्रेडर्स के लिए तो मौका है ही दोनों तरफ की रेंज का। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी मौका बनते हुए दिखेगा थोड़े काउंटर ट्रेड्स लेने का, तो वहां पर रखिए नजर। बैन लिस्ट बढ़ गई है सर। इंडिया बुल्स हाउसिंग एक दिन के लिए बाहर आया था, आज फिर से बैन में आ गया, तो आज 8 स्टॉक्स बैन में होने वाले हैं। इंडिया बुल्स, ग्रैन्यूल्स, वोडाफोन, नैल्को, पीएनबी, एनएमडीसी, सेल और साथ ही सन टीवी। फंड्स का डेटा समझाएं सर, किस तरह के संकेत हैं? कल तो काफी पॉजिटिव था, आज क्या कह रहे हैं? एफआईएस की डेटा वापस आपने नेगेटिव कैटेगरी में रखा है। बिल्कुल दीप, उससे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात हुई है जो बैन में आ गया। शायद कल जो हमने आज के 2000 में खरीदारी करने की राय दी थी, वो कॉल गलत भी इसीलिए हो गया कि एक ही दिन में वापस बैन में आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। कल वापस तेजी की पोजीशन शायद इसी वजह से कम होती हुई दिखी है। कोई बात नहीं, अगर आपके पास पोजिशनली है तो होल्ड कर सकते हैं, और अगर आपने 275 का डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस लगाया तब भी गलत नहीं है। और अगर जिन्होंने नहीं लगाया, अब बैन में आने के बाद आप ना बेचें। अभी भी इस सीरीज में 15 दिन और बाकी हैं, आधी सीरीज हुई है, तो वक्त है, तो आप होल्ड करें, आपको आराम से फिर से प्राइसेस मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपडेट भी मैंने कहा साथ में दे दूं, जिन्होंने डिसिप्लिन के तौर पर लगा दिया, खत्म कर दिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट रेट देखा जाएगा। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं बेचा है, अब बैन में आ गया, तो अब नेचुरली आपके लिए कोई ज़्यादा एक्शन होगा नहीं, तो बने भी रह सकते हैं, या फिर आप 275 के कॉल में इसे कन्वर्ट कर लें, वो दूसरा काम आप कर सकते हैं। आइए अब आपके डेटा की जहाँ तक बात है, 1300 करोड़ की कैश की बिकवाली थोड़ी सी बड़ी आती हुई दिखी है, और एफआई ने दीप वायदा करोड़ में हाथ खींचा है। कल ही इतने बड़े आंकड़े आ गए थे, और कल हम यही बात कर रहे थे कि इतना ले लिया, अब और खरीदेंगे क्या? तो जाहिर सी बात है कि अब उनके पास काफ़ी कुछ शॉर्ट कर चुके हैं। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन वापस 71% के आसपास आ गई है। आप 58% से देखिए 71% भाग कर आ गए, तो नेचुरली अब उतने शॉर्ट्स बचे नहीं, और लॉन्ग पोजीशन पर भी वो ठीक है। इसीलिए 277 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी है, 44 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी, जो कि काफ़ी छोटी है। लेकिन अच्छी और राहत की बात यह है, जो कि आपको कम देखने को मिलता है, वो है घरेलू फंड की खरीदारी। एफआईज का मुकाबला करते हुए थोड़ा सा हल्के मार्जिन से ही सही एफआई से ज़्यादा खरीदा है। आमतौर पर हमेशा ही होता है कि एफआईज का बिकवाली या खरीदारी का आंकड़ा घरेलू फंड्स के मुकाबले में बड़ा रहता है। कल उन्होंने बराबर मुकाबला किया और 1336 करोड़ की कैश में खरीदारी की है। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। पहली चीज़, आप 15,800 के नीचे से ही कमजोरी गिनना शुरू करें। 50 पॉइंट नीचे आ जाए तब भी डरने घबराने की जरूरत नहीं कि आप कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि 15,800 के पुट पर 59 लाख शेयरों का पुट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, और 24 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर है, और इसको देखते हुए दीप पूरी संभावना लगती है कि हम 15,800 के नीचे आज एक्सपायरी ना दे। कम से कम सुबह सुबह के डेटा तो ये बता रहे हैं। ऊपर में 15,900 के आसपास रुकावट का लेवल है, जहां पर बराबर 56 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। हाईएस्ट नहीं है, लेकिन एज गुड एज हाईएस्ट है। इसलिए वायदा कारोबार के डेटा आज एक्सपायरी के दिन 100 पॉइंट की रेंज का शांत ट्रेड दिखा रहे हैं। फिर 25-30 पॉइंट, 25 पॉइंट ऊपर गिन लें 15,900 के, 25 पॉइंट नीचे गिन लें 15,800 के, तो 15,775, 15,925 ये वो रेंज है जिसमें शायद पूरा दिन बाजार वक्त बिता सकता है। और अगर इसके पार निकल कर टिक गए ऊपर की तरफ, तो 16,000 वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 60 लाख शेयरों का, उसे पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वहां जाकर रुक जाएंगे। तो ये आपके लिए वायदा कारोबार के डेटा निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,500 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी के दिन, इसकी संभावनाएं दिख रही, डेटा ये बता रहे हैं। 35,500 पर 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। 36,000 पर 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल्स में हाईएस्ट है। तो 35,500, 36,000 आपकी ये रेंज होगी। 100 पॉइंट दोनों तरफ और गिन लीजिए, 35,400, 36,100, और इस बीच में 36,700 मेक और ब्रेक लेवल है। तो 36,700 के ऊपर आप टिके हुए हैं तेजी में, 36,700 के नीचे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा सावधान है, जो आप लगभग उन्हीं लेवल के आसपास बंद हुए हैं। तो ये है आपके लिए वायदा कारोबार के डेटा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। दीप बिल्कुल सर, तो चलिए क्लियर लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन है और आशा करते हैं कि आज वो जो एक्सपायरी की रेंज है पिछले 6 हफ्तों की वीकली, वो चेंज होकर आती हुई दिखती है। आइए फिर खबरों वाले स्टॉक्स पर भी डालते हैं नजर, और साथ ही ब्रोकरेजेस का कहाँ फोकस है ये भी जान लेते हैं। कुशल, मानसी, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं?
बिल्कुल। तो चलिए निफ्टी और एफ के नंबर्स तो आज आते हुए दिखेंगे आईटी कंपनियों के। इसके अलावा कैश बेसिस, साइंट, एंजल ब्रोकिंग, आदित्य बिरला मनी, साथ ही टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टाटा इलेक्साइज जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी होगी। इनके नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। बीएमएल के स्ट्रेटेजिक हिस्सा बिक्री पर आईएमजी की आज बैठक भी होने वाली है, तो देखना होगा कि वहां से किस तरह के नतीजे निकल कर आते हैं। कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स आए हैं दीपांशु, जहां पर एलटीटीएस काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स यहां पर ये घोषित करते हुए दिखे हैं। सभी पैरामीटर्स पर इन्होंने बीट किया है। डॉलर आए जहां तक की बात है 4.2% बढ़कर 20.57 करोड़ डॉलर पर आई है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स, हमारा अनुमान 15.4% का था, उसके मुकाबले 17.3% की मार्जिन्स कंपनी ने घोषित की है। और कंपनी का मुनाफा भी 192 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 216 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। कैश बेस से टिन प्लेट, यहाँ पर नंबर्स अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स अगर आप देखें तो 11.3% से 11.7% की मार्जिन्स, साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 22% बढ़कर 68 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। वाई आधार पर तो घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है कंपनी। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का क्यूओक्यू बेसिस पर नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिले हैं। जहां तक मार्जिन्स की बात है 28% से घटकर 24.8%, मुनाफा भी 49% गिरकर लगभग 24 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। सालाना आधार पर हालांकि छोटे बेस का फायदा इनको मिला है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को लेकर एक और खबर भी है कि कंपनी ने मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, टोक्यो एमसी मशीनरी यूएसए से जो है, और जितनी भी मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन टेक्नोस जापान के साथ जेवी जो है वो रद्द कर दिया है। 2007 में ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन्स और लेजर कटिंग मशीन प्रोडक्ट्स की भारत में बिक्री करने के लिए इन्होंने ये जेवी किया था। तो ये एक अपडेट क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की तरफ से भी आता हुआ नजर आया। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें और साथ ही नतीजे जहां पर आपको रखनी है नज़र। कुछ और नतीजों की लिस्ट लेकर मानसी भी हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। डोडला डेयरी से शुरुआत करूंगी। नतीजे सालाना आधार पर अच्छे हैं क्योंकि कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। कंपनी जहां पर करीब 2 करोड़ का घाटा देख रही थी, अब करीब 9.5 करोड़ का मुनाफा दिख रही है। इसके अलावा कंपनी की आय 527 करोड़ से बढ़कर 530 करोड़ पर गई है। कामकाजी मुनाफा 13 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। वही मार्जिन जो है 2.6% से 6.7% पर। तो डोडला डेयरी अच्छे नंबर्स। 5 पैसा कैपिटल, कंपनी के नतीजे जो है यहाँ पर अच्छे हैं। कंपनी की आय में 21% की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा करीब 17% बढ़ा है। मार्जिन 25.5% से 24.5% पर रहे हैं और मुनाफा जो है 22% कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा है। हडसन एग्रो, तिमाही आधार पर कंपनी के नतीजे जो है कमजोर हैं। यहाँ पर कंपनी की आय में 1.5% की गिरावट दिखी। कामकाजी मुनाफा 6% टूटता हुआ दिखा। मार्जिन 12% से 11.5% रहे। तो मुनाफा जो है यहाँ पर एक हल्की सी बढ़त 2% तक की जरूर देखने को मिली है। तो यहाँ पर मुनाफे को अगर छोड़ दे तो कंपनी के नतीजे जो है वीक नजर आ रहे हैं। कुछ खबरें हैं। मेरिको लिमिटेड कंपनी ने एप्कस नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट जो है वो किया है। अग्रीमेंट के तहत कंपनी एप्कस में 60% हिस्सेदारी खरीदेगी। 31 जुलाई 2021 तक 52% और 31 मार्च 2023 तक बचा हुआ 7.6% हिस्सा जो है उसे खरीदा जाएगा। इसके अलावा सीक्वेंट साइंटिफिक पर नजर रखें। कंपनी के टर्की के टैबलेट डोजेज मैन्युफैक्चरिंग लाइन को EU GMP अप्रूवल मिला है। 8 मैन्युफैक्चरिंग लाइंस के लिए EU GMP लाइसेंस के रिन्यूअल को भी अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है। EU GMP यानी यूरोपियन यूनियन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अप्रूवल, और किसी भी फार्मा कंपनी के लिए ये सर्टिफिकेशन मिलना एक हाईएस्ट रिकॉग्निशन माना जाता है। तो सीक्वेंट साइंटिफिक के लिए पॉजिटिव खबर। ओके, तो सीक्वेंट साइंटिफिक के लिए है अच्छी खबर। मैरिको पर भी रखिए नजर और ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं आज। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, इस पर आपको नजर रखनी है क्योंकि 16 अप्रैल को ही आपको सबसे पहले जी बिजनेस पर एक्सक्लूसिव खबर और जानकारी दी गई थी कि हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस में जो बेरिंग पीई है वो एक जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो खरीद सकते हैं। अब बहुत सारे रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि बेरिंग पीई हिंदुजा ग्लोबल में जो हेल्थ केयर के आउटसोर्सिंग कारोबार है वो खरीदने की तैयारी में है। 7,500 करोड़ में ये कंट्रोलिंग हिस्सा खरीद सकती है। डील की घोषणा जल्द ही हो सकती है। और आप देखिए ये खबर आपको पहले ही जी बिजनेस पर मिल चुकी है और ये स्टॉक ने रिएक्ट भी किया था। TCS पर नजर रखें जहां पे कंपनी अब एक्सपेंशन फेज में है। एरिजोना US में विस्तार का ऐलान कंपनी ने कर दिया है। आने वाले समय में 2026 तक करीब $300 मिलियन यानी कि 2,235 करोड़ तक का जो निवेश है वो कंपनी करती हुई दिखेगी।
इसके साथ ही आज बहुत सारे जितने भी कार्ड वाली कंपनीज़ हैं, SBI कार्ड्स है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, जिनका मेजॉरिटी हिस्सेदारी है और उनका मास्टर कार्ड के साथ जहां टाई अप था, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर होती हुई दिख सकती हैं, क्योंकि RBI ने मास्टर कार्ड के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। जो डेबिट, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड्स जारी करने पर 22 जुलाई से रोक लगा दी है। कुछ नियम थे जिनका पालन उन्होंने नहीं किया है, स्टोरेज, डेटा वगैरह का, और इसी के चलते ये दिक्कतें आ रही है। अब देखना होगा कि ये सारी कंपनीज आने वाले समय में किस तरह से या कौन सी वाली जो कार्ड वाली कंपनीज होती हैं उनके साथ टाई अप करती हैं। साथ ही टाइटन पर आप नज़र रखें, कल शाम को इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न आई थी, जहां पे पिछले तिमाही के कंपैरिजन में इस बार राकेश झुनझुनवाला ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। उनकी जो टोटल हिस्सेदारी है वो अब 5.06% से कम होकर 4.81% हो चुकी है। साथ ही लिकर स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी होगी, जहां पे पुडुचेरी के पुडुचेरी में जितनी भी लिकर हैं कोई भी प्रकार के, इसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं, 20% महंगी हो जाएगी, एक्साइज डिपार्टमेंट का कहना है, और इसी के चलते लिकर स्टॉक्स पर आपको फोकस करना होगा। साथ ही असम के कैबिनेट ने ये भी डिसाइड किया है कि जो लिकर है वो ऑनलाइन बेची जा सकती है। इसके चलते थोड़ी सी पॉजिटिव खबर ये लिकर कंपनीज के लिए आती हुई दिख रही है। ओके, तो नज़र रखते हैं इन सारे स्टॉक्स पर। एक्शन यहाँ पर भरपूर होने वाला है आज के लिए। आइए ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं इस पर भी डाल देते हैं नज़र आशीष के साथ FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के बाद देखिए इन्फोसिस पर काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट्स आई हैं। CLS से खरीदारी किराए को बरकरार रखे 1900 रुपये के लक्ष्य। वहीं CLS क्रेडिट स्विस अगर आप देखें तो उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य बढ़ा है 1725 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1890 रुपये कर दिया है। बर्नस्टीन ने देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग दी 1660 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1760 रुपये कर दिया। और बाकी के ब्रोकरेजेस भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा ही लगते हैं, 1577 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और देखिए ब्रोकरेज हाउस ने एक चीज़ हाईलाइट की कि नतीजों में अगर आप देखें तो थोड़े बहुत मिले जुले देखने को मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव बड़ा यह है कि जो इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है ये ऊपरी तरफ से बढ़ाई है। पहले 12 से 14% थी, अब बढ़ाकर 14 से 16% कर दी, जिसे ब्रोकरेज हाउस काफ़ी पॉजिटिव मान रहे हैं। और JP मॉर्गन कह रहे हैं कि पूरे सेक्टर में अगर आप देखें तो इनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक है, टॉप पिक है इस पूरे सेक्टर में अगर देखा जाएगा तो। इसके अलावा फोकस रखना है मेरिको पर, जहाँ पर इन्होंने जस्ट हर्ब्स करके एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी, ऑनलाइन प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया, इसका अधिग्रहण किया और ये मान रहे कि अगला बियर्डो इन मेकिंग हो सकता है। सिटी की रिपोर्ट में देख रहा हूँ जहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन जो ये लगातार करते जा रहे हैं, इससे आगे जाकर में इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एक बढ़िया असर देखने को मिलेगा। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 570 रुपये के लक्ष्य के लिए। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे 590 रुपये का लक्ष्य दिया है। और ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बुलिश है सिटी, इन्होंने खरीदारी की राय दी है 595 रुपये के लक्ष्य के लिए, 533 जो है कल की क्लोजिंग है। L&T टेक नतीजों के बाद रिपोर्ट आई है, CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3200 रुपये के लक्ष्य के लिए, 2910 रुपये के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे हैं कि हर लिहाज से अगर आप देखें तो खासतौर पर डील विंस और मार्जिन के लिहाज से नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। डॉक्टर रेड्डीज पर नजर रखिएगा, एनुअल रिपोर्ट अपलोड होने के बाद CLSA की रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 6210 रुपये के लक्ष्य के लिए, 5392 कल की क्लोजिंग है। और अंत में इंडियन होटल, जहां पर UBS जो है रिकवरी के ऊपर बेट कर रहे हैं, खरीदारी किराए को उन्होंने बरकरार रखा है 185 के लक्ष्य के लिए, करीब 150 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इंडियन होटल्स पर, UBS की और बाकी सारे ब्रोकरेजेस की अलग अलग स्टॉक्स पर। इन्फोसिस पर भी तगड़े अपडेट्स आते हुए दिखे। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है पिक ऑफ द डे का। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। गुड मॉर्निंग सेठी साहब, करिए शुरुआत आपकी पिक ऑफ द डे के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, बाजार तो जिस तरह से चल रहा है एक रेंज बाउंड या कंसोलिडेट कर रहा है। हम देखते हैं 2 दिन गिरावट के बाजार होते हैं, वो भी हल्की फुल्की गिरावट, और उसके बाद 2 दिन हल्की फुल्की बढ़त होती है। तो मुझे लगता है ये एक टेक ऑफ करने की तैयारी है। बाजार ये कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो आई एम बुलिश ऑन द मार्केट्स। और जहां तक आज के लिए मेरी पिक ऑफ द डे, जो बेस्ट स्टॉक मुझे आज के लिए पिक करने के लिए लग रहा है, वो लग रहा है नवीन फ्लोरिन फ्रॉम द F&O स्पेस, जो कि कल 3908 के आसपास बंद हुआ है। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा आज का इसमें लक्ष्य रहेगा 3960 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 3880 रुपए का। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स है, आप अगर बोलेंगे तो आई विल कम बैक टू इट।
बिल्कुल बिल्कुल बताएं सर, बाकी के स्टॉक्स भी आपके बता ही दीजिए लगे हाथ। कौन कौन से स्टॉक्स आपको वायदा कारोबार में पसंद है? अनिल जी, दो स्टॉक और वायदा कारोबार से रिकमेंड करना चाहूंगा। मुझे लगता है मेटल स्पेस, जो कि पिछले कुछ महीनों से या कुछ सप्ताह से एटलीस्ट बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है ये जैसे जैसे अब ये जून क्वार्टर के नतीजे आने लगेंगे, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक, और हाल ही में हमने देखा चाइना में भी रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट कम की गई और आज चाइना से इकोनॉमिक डेटा के नंबर्स आने हैं, तो मुझे लगता है मेटल स्पेस पे बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। और वहां से मैंने आज टाटा स्टील को रिकमेंड किया है। टाटा स्टील में खरीदारी करने की सलाह मेरा, इसमें आज का टारगेट रहेगा 1275 का, स्टॉप लॉस रखना है 1230 का। और जो थर्ड स्टॉक है वो है फार्मा कंपनी बायोकॉन, जो कि कल 400 के आसपास बंद हुआ है। इसमें भी खरीदारी करने की सलाह है, 420 के लक्ष्य के लिए 390 का टारगेट। ओके, तो दो और स्टॉक है वायदा कारोबार के जहां पर खरीदारी करनी है, टिस्को और बायोकॉन। और आज का पिक ऑफ द डे है नवीन फ्लोरिन। ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से राय। आइए कुणाल जी, राकेश जी और किरण जी भी हमारे साथ तैयार हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। आज का मेरा स्टॉक है अनिल जी जेबीएम ऑटो। जेबीएम ऑटो में बहुत ही अच्छे एक पैटर्न से ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट हुआ है। अगर हम पीछे देखते हैं 2 साल का, तो इतने वॉल्यूम्स कभी इसमें देखने को नहीं मिले। तो मेरा मानना है कि एक फ्रेश डिमांड देखने को मिल रहा है, उस लिहाज से बाय करने की सलाह होगी। 499.90 यानी 500 के आसपास की क्लोजिंग है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 480 का। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं आज के लिए 545 का रखना चाहिए, 535 545। पर पोजिशनली मुझे लगता है इधर से काफी बड़ी अपसाइड आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। ओके, 500 रुपए के आसपास जेबीएम ऑटो में खरीदारी करने की राय है किरण जी की तरफ से। बंसल जी आप क्या खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पहले तो एक छोटा सा अपडेट, जो अभी किरण जी ने कॉल दिया है जेबीएम ऑटो, अगर आप ध्यान दें तो 230-40 पर एक बार नहीं अनिल जी, कई बार मैंने और कुणाल जी ने इसको रिकमेंड किया था और अब इसमें दोबारा से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अनिल जी मैं एक ही स्टॉक खरीदूंगा जिसको कल भी मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड किया था। मच अवेटेड ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिला है। देर से आया है ब्रेकआउट, बट आया है अनिल जी और बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट है। स्टॉक है जेएम फाइनेंशियल, इसको मिस नहीं करना है। यहाँ पर 99 रुपीज के नीचे की क्लोजिंग आए तब यहां से निकलना है। एक बार को ये 122 125 के भाव शॉर्ट टर्म में दिखाएगा, उसके लिए जेएम फाइनेंशियल पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओके, जेएम फाइनेंशियल ये है वो स्टॉक जहां पर बंसल जी ने कल भी पसंद किया, आज भी पसंद है। सेठी साहब माफ कीजिएगा कुणाल जी, सुप्रभात, आपको क्या पसंद है सर? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी कैश मार्केट में ही एक्शन है। कैश मार्केट का एक शेयर मैं चुनकर लाया हूं। स्टॉक का नाम है वेल्सपन कॉर्प। वेल्सपन कॉर्प में खरीदारी की राय है। यहां पर अनिल जी 2-3 दिन की हमने तेजी देखी और कल एक ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट 156 रुपए के ऊपर हुआ है। तो वेल्सपन कॉर्प को खरीद करके चलना है। इस स्टॉक में मुझे उम्मीद है कि आपको एक बड़ा रनअप देखने को मिलेगा। पहला टारगेट 165 रुपए का, दूसरा टारगेट 170 रुपए का। तो 165 170 के टारगेट के लिए वेल्सपन को खरीदें। स्टॉप लॉस 152 रुपए पर रखें। इसमें क्लियर ब्रेकआउट है, बाय करके चलना है। ओके, तो वेल्सपन कॉर्प को खरीदारी करके चलें, ये है आपके लिए राय कुणाल जी की तरफ से। नजर रखते हैं इस काउंटर पर भी। सेठी साहब, 2 बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं आईटी कंपनीज के। इन्फोसिस थोड़े मिले जुले रहे नतीजे, बट गाइडेंस मजबूत है। और एल&टी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर तो अनुमान से भी अच्छे नतीजे रहे और ये कह रहे हैं कि आगे जाकर ग्रोथ भी इनकी अच्छी रहेगी और मार्जिन इंप्रूवमेंट तो दिख ही रहा है। कैसे देखें इन काउंटर्स को सर, और आपकी राय? बिल्कुल दीपांशु, दोनों ही नतीजे अच्छे थे। खास करके जो गाइडेंस दिया वो काफी अच्छा था और बाजार को बहुत अच्छा लगना चाहिए। और कल हमने देखा माइंडट्री के नतीजों के बाद एक शानदार तेजी सभी आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली, जिनमें इन्फोसिस ने भी पार्टिसिपेट किया, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने भी पार्टिसिपेट किया और इसके अलावा भी कई जो विप्रो ने तो कमाल ही किया। मुझे लगता है ये जो इन्फोसिस के नतीजे हैं, हालांकि नतीजे इस क्वार्टर के ठीक ठाक थे, गाइडेंस अच्छा है, बट चूंकि कल स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हो गई है तो एक रेंज बाउंड तेजी लगती है। मतलब स्टॉक बहुत ज्यादा कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा, बट 1% के दायरे में मेरे ख्याल में रहना चाहिए। और बाकी एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने भी कल इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स अच्छी तेजी की हुई है, बट उसके बावजूद भी मुझे लगता है इस स्टॉक में आज वापस से एक अच्छी तेजी बन सकती है। लाइक
जैसे कल माइंट्री ने परफॉर्म किया, मुझे लगता है एल&टी टेक्नोलॉजीज शुड डू वेल टुडे। ओके, तो नजर रखिए एल&टी टेक्नोलॉजीज मिड कैप से अच्छे नतीजे, अच्छी गाइडेंस, इन्फोसिस ठीक ठाक नतीजे, दमदार गाइडेंस, दोनों पर आज रिएक्शन आते हुए दिखेगा। रिएक्शन आने वाला है मैरिको पर। बंसल जी, इसकी चार्ट पर राय दें। एक छोटी एक्विजिशन करी है बट एक नीश प्रोडक्ट है, अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस है, एप्रोज नेचुरल करके कंपनी है। राय दें मैरिको के चार्ट पर, क्योंकि पिछले कुछ समय से एक्शन में ही रहा है ये काउंटर। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। ऑलरेडी ब्रेकआउट लेने के बाद स्टॉक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 525 525 एक सपोर्ट है, यहाँ का स्टॉप लॉस बैठता है, और ऊपर में 545 546 एक शॉर्ट टर्म टारगेट है ऊपर का। ओके, तो 545 546 के टारगेट्स हैं, मैरिको पर रखनी है नजर। किरण जी, राय दें क्राफ्ट्समैन ऑटो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, तिमाही दर तिमाही देखें तो थोड़े कमजोर नतीजे रहे हैं। मित्सुबिशी के साथ इनका एक जॉइंट वेंचर था, उसको भी इन्होंने अब बंद कर दिया है। किस तरह से देखें चार्ट को? लिस्टिंग से अब तक अच्छी गेंस दे चुका है काउंटर, बट नतीजे थोड़े से सुस्त आए हैं क्राफ्ट्समैन ऑटो। दीप, चार्ट पैटर्न काफी शानदार है और बिकवाली की राय बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा करेक्टिव रैली अगर आती है तो ऐड करने की सलाह है। एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा लगभग 1875, काफी नीचे है पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नजदीक आते हैं तो फ्रेश पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। आपका स्टॉप लॉस 1800 के नीचे रहना चाहिए और मुझे लगता है कि पोजिशन ये स्टॉक होल्ड करके चलना चाहिए। इधर से अपसाइड काफी, हेडरूम काफी बड़ी है। ओके, तो ये है आपके लिए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, हाल ही की लिस्टिंग जिसके नतीजे आए। तिमाही दर तिमाही थोड़े कमजोर दिखेंगे, साल दर साल ठीक है, इसलिए ये है आपके लिए नतीजों का पूरा विश्लेषण। आइए राजेश पालिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश पालिया जी से पूछते हैं उनका पिक ऑफ द डे, पसंदीदा शेयर आज के लिए बताएं राजेश जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी, आज जो पिक ऑफ द डे में स्टॉक रहेगा वो फार्मा सेक्टर से रहेगा और हमें लुपिन यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर लुपिन का सेटअप देखें तो लुपिन में पिछले 8-10 सेशन से देखें तो एक नैरो रेंज में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। कल के सेशन में जिस तरीके से प्राइस एक्शन था वो एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है यहाँ से लुपिन को बाय करना चाहिए। आज के सेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 1195 से लेके 1205, ये टारगेट के लिए लुपिन को यहाँ से बाय करना चाहिए फ्यूचर में। और करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे इसके लिए वो होगा 1155 के आसपास। तो 1155 के स्टॉप लॉस से लुपिन फ्यूचर बाय करेंगे। 1195 1205 ये दो टारगेट के। 1195 और 1205 ये दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी लुपिन में, ये है राय। लगता है फार्मा शेयरों का भी वापस वक्त आ रहा है। आइए राजेश जी को पसंद है लुपिन। सुमित जी भी हमारे साथ हैं, सुमित जी से भी पूछते हैं उनका पसंदीदा शेयर। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को लग रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर नजर रखे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने कल एक पॉजिटिव मूव दिखाया था और आज ये कंटिन्यू करना चाहिए। 630 632 के आसपास आईसीआईसीआई प्रू में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक में नीचे में जो ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट है 620 का है, तो 620 शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग पोजीशंस। ऊपर में 645 से लेके 650 तक का मूव इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से आईसीआईसीआई प्रू के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो बाय आईसीआईसीआई प्रू एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 620, टारगेट 645 650। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फोसिस का, माफ कीजिए आईसीआईसीआई प्रू के भी आपके लिए खरीदारी करने की राय। वायदा कारोबार में ये है ये स्टॉक, और 620 का स्टॉप लॉस लगाकर 645 और 650 का रखिएगा टारगेट। तो ये हो गई आपके लिए ढेर सारी पिक्स। आइए कुछ और नतीजों पर करते हैं फोकस, और दमदार नतीजे टिमकेन के आते हुए दिखे। सेठी साहब इस पर आप राय दीजिए। आपका पसंदीदा शेयर भी और अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा है, बेहतरीन तिमाही रही है टिमकेन के लिए। स्टॉक जबरदस्त रनअप में भी रहा है, क्या यहाँ पर भी अब खरीदारी करने की राय है? आय 15% बढ़ी है, मुनाफा 22%, मार्जिन 12.25%। बिल्कुल अनिल जी, अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले, टू बी प्रिसाइज 12 जुलाई को, मतलब परसों, इस स्टॉक को मैंने रिकमेंड करा था 225 के लेवल पे इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स, और 240 के मेरे टारगेट्स थे, वो कल अचीव हो गए। पर जिस तरह के नतीजे आए हैं आज भी ये स्टॉक कमाल करना चाहिए। और ऐसी ही एक और कंपनी टाटा मेटलिक्स को भी मैंने हाल ही में रिकमेंड करा और उसमें भी नतीजे अचीव होके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मुझे लगता है ये जो मेटल कंपनीज, और खास करके टाटा स्टेबल से जो मेटल कंपनीज है, उनके सबके बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं। और आज मेरी पिक ऑफ द डे में भी, मतलब जो एक्सटेंडेड पिक्स होती है उसमें टाटा स्टील को मैंने रिकमेंड करा है। तो ऑल इन ऑल बुलिश हूँ पूरे सेक्टर पे, और टीम प्लेट आज कमाल करना चाहिए वापस।
टिनप्लेट आज भी कमाल करना चाहिए। टिमकेन आज भी नहीं मैंने नतीजे टिमकेन के टिनप्लेट के ओके टिनप्लेट सॉरी मैंने टिनप्लेट सॉरी मैंने गलती से टिमकेन बोला टिनप्लेट के ही नतीजे। जी हाँ, तो ये है आपके टिनप्लेट के शानदार नतीजे और इसमें अब भी खरीदारी करने की राय। एक और स्टॉक है सिक्वेंट साइंटिफिक। किरण जी जरा इसके चार्ट देखिए, कैश मार्केट का स्टॉक, और यहाँ पर खबर आ रही कि एक टैबलेट के लिए टर्की में अप्रूवल मिली और कुछ और अप्रूवल्स की ये तैयारी भी कर रहे हैं। एक अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए। कल स्टॉक 0.5% कमजोर बन रहा, पूरे दिन भर तो मजबूत था, आखिर में थोड़ा नीचे बंद हुआ है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अनिल जी 260 पे एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है। मुझे नहीं लगता 260 के नीचे ये स्टॉक क्लोजिंग देगा। अगर इसके आसपास मिल जाता है, करंट लेवल से एक 260 के आसपास मिल जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी पोजिशनल के तौर पे, और इमीडिएट के हिसाब से 320 325 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। उसके ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट मिल जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए राय इस पर आती हुई सिक्वेंट साइंटिफिक पे। विप्रो और एल&टी इन्फोटेक की दो और नतीजे आज आने वाले हैं। सेठी साहब कैसे देख रहे हैं आप इन रिजल्ट्स को? बाकी जो कंपनियों के आए उस लिहाज से, और इन रिजल्ट्स पर आपका क्या व्यू है? विप्रो ने तो कल तगड़ी दौड़ लगाई, 7% भागा है। बिल्कुल अनिल जी, नतीजों के लिहाज से तो मुझे लगता है जो बिग आईटी कंपनीज है पांचों में विप्रो के नतीजे सबसे अच्छे रहने चाहिए। हालांकि उसको एंटिसिपेट करते हुए कल एक शानदार तेजी ऑलरेडी स्टॉक में बन चुकी है, तो अब और कितनी तेजी होगी वो देखना पड़ेगा। और जहां तक एलटीआई का सवाल है, वहां से थोड़े कमजोर नतीजे की उम्मीद आ रही है, तो मुझे लगता है उसके नतीजे थोड़े कमजोर रह सकते हैं। हालांकि जो भी एल&टी की ग्रुप कंपनीज है, इवन आजकल माइंडट्री भी एल&टी की ग्रुप कंपनी है, और एल&टी टेक्नोलॉजीज के आज हमने देखे नतीजे अच्छे हैं, तो उस लिहाज से बहुत ज्यादा तो चिंतित नहीं हूं। बट फिर भी जैसे बाजार मान रहा, हो सकता है एल&टी इन्फोटेक थोड़ा कम या कमजोर नतीजे पेश करे, बट विप्रो के नतीजे तो बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि स्टॉक प्राइस पे अगर पहले ही बहुत अच्छी बढ़त हो जाएगी तो फिर थोड़ी लिमिटेड ही अपसाइड रहेगी इसमें। एक और स्टॉक है जहां पर नजर रहनी चाहिए, और हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस। इस स्टॉक के लिए बहुत ही तगड़ी खबर आती दिख रही है। 16 अप्रैल को जी बिजनेस ने भी एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि यहां पर कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं जो इनके हेल्थ केयर कारोबार को खरीदने की तैयारी में। आज मीडिया रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही कि 7,500 करोड़ में बैरिंग्स पी हिंदुजा ग्लोबल के हेल्थ केयर कारोबार को खरीद सकती है। इसकी डील की घोषणा बहुत जल्द होने की संभावना है। स्टॉक कल भी 3% मजबूत बंद हुआ है। अगर जाहिर सी बात है कि 7,500 करोड़ में अगर कंट्रोलिंग स्टेक होगी, 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप से कहीं ज़्यादा सिर्फ हेल्थ केयर कारोबार बिकने की तैयारी में है, और बाकी बिजनेस का वैल्यूएशन तो अलग है। तो उस लिहाज से अभी के दाम से भी अगर आप देखें तो करीबन 4,000 रुपये के आसपास का भाव तो वैसे ही बन जाता है अगर 7,500 करोड़ में डील होती तो। और उसके अलावा बाकी बचे हुए 35-40% बिजनेस का वैल्यूएशन अलग से है। तो आइए सेठी साहब से पूछते हैं। सेठी साहब, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस जो खबरें आ रही हैं उसके दम पर क्या कहेंगे आप? बहुत ही पॉजिटिव खबर है, और खास करके स्टॉक प्राइस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो जिन शेयर होल्डर ने ऑलरेडी लिया हुआ उनको तो बिल्कुल इसको पकड़ के बैठना चाहिए। बहुत ही अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग की खबरें आ रही है, और मुझे लगता है ये स्टॉक हालांकि पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छा किया है, नीचे से बहुत अच्छा एक ऑलरेडी अप्रिसिएशन हो चुका, बट अभी भी कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए, और आज अगर लिमिटेड अपसाइड के साथ ये स्टॉक खुले तो खरीदारी करने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए हिंदुजा ग्लोबल। जी बिजनेस ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर दी थी, और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बारिंग के साथ डील जल्द संभव है यहां पर हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग कारोबार के लिए।